नमस्कार, जय हिंद साथियों। साथियों, आज का जो ये हमारा वीडियो है, इसमें भारतीय संविधान की प्रस्तावना और अनुसूचियों से संबंधित 25 महत्वपूर्ण प्रश्नों का संग्रह है, जिसको हम आपके साथ डिस्कस करेंगे, जो आपकी आगामी परीक्षाओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो चलिए, बिना विलंब किए हम अपने पहले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो दोस्तों देखिए, आज का जो ये हमने पहला प्रश्न रखा है, उसमें ध्यान से देखिएगा कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी शब्द कब जोड़ा गया। तो दोस्तों, इसके साथ 3 शब्द जोड़े गए थे। आप ऑप्शन देख सकते हैं 1950, 1976, 1962 या 1980। तो दोस्तों, इस प्रश्न का सही जो उत्तर है वो है 1976। 1976 में जो 42वां संविधान संशोधन था, उसके द्वारा प्रस्तावना में समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और अखंडता शब्दों को जोड़ा गया था। इसको आप ध्यान रखिएगा। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं और हम अपना अगला प्रश्न, महत्वपूर्ण प्रश्न आज का देखते हैं। तो ध्यान से इसको देखिएगा और इस पे बिल्कुल नज़र लगाइएगा। जो हमारा संविधान की प्रस्तावना में पंथ निरपेक्ष शब्द को किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया। इसी पे अभी हम लोगों ने चर्चा की कि जो हमारा 42वां संविधान संशोधन था, 42वां संविधान संशोधन 1976 में, तो 3 शब्दों को जोड़ा गया: समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता। चलिए, अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं और अगला प्रश्न अपना देखते हैं। चलिए देखेंगे हम अपना अगला प्रश्न, महत्वपूर्ण प्रश्न: भारतीय संविधान की प्रस्तावना किससे प्रेरित मानी जाती है। तो देखिए, जो संविधान की प्रस्तावना है वो अमेरिकी संविधान से प्रेरित मानी जाती है, इसको आप ध्यान रखिएगा। जबकि जो हमारी प्रस्तावना की भाषा है वो ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। इन दोनों में अंतर आप स्पष्ट रखिएगा, ठीक है। चलिए, अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ेंगे और अपना अगला प्रश्न आज का देखेंगे। देखिए, ध्यान से देखिएगा, प्रस्तावना में कितने प्रकार की स्वतंत्रता का उल्लेख है। इसको हम लोग बड़ा ध्यान से देखेंगे, क्योंकि यहाँ एक कन्फ्यूज़न होती है कि जो मूल अधिकार हैं वो उसमें 6 प्रकार की स्वतंत्रताएं बताई गई हैं, साथ ही एक हटा दी गई। अब 6 प्रकार की स्वतंत्रता है, लेकिन यहाँ बात जो हो रही है वो मूल अधिकारों की नहीं बल्कि प्रस्तावना की हो रही है। तो प्रस्तावना में जो स्वतंत्रता बताई गई है वो 5 प्रकार की बताई गई है, और आपको मैं इसको बारी-बारी से क्रम से बता भी देता हूँ कि जो पहली स्वतंत्रता है वो विचार की स्वतंत्रता, दूसरी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, तीसरी विश्वास की स्वतंत्रता, और चौथी जो है वो आस्था की स्वतंत्रता, और पांचवी उपासना की स्वतंत्रता। ठीक है, तो इन पांचों स्वतंत्रताओं को आप ध्यान रखिएगा, संख्या याद रखिएगा। कौन कौन सी स्वतंत्रताएं मैंने आपको बताई? विचार की, अभिव्यक्ति की, विश्वास की, उपासना की और आस्था की। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं और अपना आज का अगला महत्वपूर्ण प्रश्न देखते हैं। तो ध्यान से देखिए, हम भारत के लोग शब्द किसका संकेत है। तो दोस्तों, जो हमारी प्रस्तावना है वो शुरू होती है हम भारत के लोग से, और हम भारत के लोग से तात्पर्य है कि जो हमारा संविधान है या जो हमारा ये लोकतंत्र है, उसका केंद्र बिंदु हम भारत के लोग हैं, समस्त शक्ति हम भारत के लोगों में निहित है। तो आप अपने ऑप्शन को ध्यान से देखिएगा, तो इसमें जब आप देखेंगे तो जनता की संप्रभुता ही उत्तर सही है, ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग बढ़ते हैं। देखिए, अब जो है हम अपनी अनुसूचियों से संबंधित सवालों को देखेंगे और ध्यान से देखेंगे। भारतीय संविधान में मूल रूप से कितनी अनुसूचियां थीं? अब इसको आप ध्यान से देखिएगा। आप अक्सर याद कर लेते हैं कि संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं, तो वो हर प्रश्न का सही उत्तर नहीं हो पाता। जब हमारा संविधान बना तब उसमें कितनी अनुसूचियां थीं? बाद में तो जो हुई वो संशोधनों के द्वारा जोड़ी गई। यानी मूल संविधान में कितनी अनुसूची थी, तो वो थी 8। प्रारंभिक 8 अनुसूचियां जो हैं वो हमारी मूल संविधान में थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए, अगला प्रश्न जो है वो वही प्रश्न आया कि वर्तमान में भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं। तो प्रारंभ में 8 थी और बाद में 4 और बढ़ी संविधान संशोधनों के माध्यम से, तो अब कुल मिला के हो गई 12। तो इसलिए ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट है। वर्तमान में हमारे संविधान में 12 अनुसूचियां हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं
और अपना अगला प्रश्न ध्यान से देखते हैं। इसमें देखिए राज्यों और संघ क्षेत्रों का नाम किस अनुसूची में दिया गया है? तो जो हमारी पहली अनुसूची है उसमें जितने भी राज्य हैं और जितने भी संघ शासित क्षेत्र यानी केंद्र शासित क्षेत्र हैं उन सभी का नाम उल्लिखित होता है पहली अनुसूची में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और हम अपना अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए राष्ट्रपति, राज्यपाल आदि के वेतन भत्तों का उल्लेख किस अनुसूची में किया गया है? तो जब हम अपनी दूसरी अनुसूची देखते हैं तो उसमें सभी संवैधानिक पदों और उनके वेतन भत्तों का उल्लेख किया गया है, तो इसलिए ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ें और ध्यान से हम लोग देखें। तो अगला जो हमारा प्रश्न है, शपथ या प्रतिज्ञान का वर्णन किस अनुसूची में है? तो इसका जो सही उत्तर है वो है तीसरी अनुसूची। तीसरी अनुसूची में संवैधानिक पदों के लिए शपथ या प्रतिज्ञान का वर्णन किया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और ध्यान से देखते जाते हैं। इसमें आप याद भी कर लीजिए, राज्यसभा में सीटों का आवंटन किस अनुसूची में है? तो इसका जो सही उत्तर है वो है चौथी अनुसूची। चौथी अनुसूची में हमें ये बताया गया है कि राज्यसभा में सीटों का आवंटन का उल्लेख या वर्णन किया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं और अगला हम अपनी अनुसूची को देखते हैं। तो ध्यान से देखिएगा, अनुसूचित क्षेत्रों और जनजातियों के प्रशासन का वर्णन किस अनुसूची में है? तो दोस्तों जब हम अपनी पांचवी अनुसूची देखते हैं तो उसमें जो अनुसूचित जाति यानी SC ST के प्रशासन और नियंत्रण की व्यवस्था है। ठीक है, यानी ये पांचवी अनुसूची में इन चीज़ों का उल्लेख है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका, आप ध्यान से देखिएगा, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम के जनजातीय क्षेत्रों का के प्रशासन किस अनुसूची में है? तो ये जो नॉर्थ ईस्ट है हमारा पूर्वोत्तर राज्य, उसके पूर्वोत्तर क्षेत्र, उसके 4 राज्य हैं, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। इसको याद रखिएगा, अक्सर पूछा जाता है कि अनुसूची का नाम लेके कि उसमें किन राज्यों का उल्लेख है। तो इन 4 राज्यों का उल्लेख है और ये हमारी किस अनुसूची में इसका ये वर्णित है? तो ये छठी अनुसूची में वर्णित है। छठी अनुसूची में कहा गया है कि असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन और नियंत्रण की व्यवस्था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, हम अगले अगले प्रश्न पे चलते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं। केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन किस अनुसूची में किया गया है? तो केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का जो विभाजन है वो किया गया है 7वीं अनुसूची में, जहां 3 सूचियों का उल्लेख है, केंद्र सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची, जिसके आधार पर शक्तियों का विभाजन किया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम अपने और देखते हैं कि मान्यता प्राप्त भाषाओं का उल्लेख किस अनुसूची में है? तो जो हमारी 8वीं अनुसूची है इसमें राजभाषाओं का उल्लेख है, जो मान्यता प्राप्त भाषाएं हैं उनका उल्लेख है, जिनकी संख्या जो है वो वर्तमान में 22 है। ठीक है, वर्तमान में कितनी है? 22। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं और देखते हैं अपनी अगली अनुसूची। देखिए 9वीं अनुसूची को संविधान में किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया? तो जो हमारा देखिए 8 अनुसूचियां थीं, तो जो हमारा पहला संशोधन हुआ वो 9वीं अनुसूची उसी के माध्यम से जोड़ी गई, जिसमें भूमि सुधार उपबंध हैं और 9वीं अनुसूची जोड़ी गई 1951 में। 1951 में पहले संविधान संशोधन के द्वारा, जिसमें भूमि सुधार उपबंधों का उल्लेख है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं अपना अगला प्रश्न, दल बदल विरोधी कानून किस अनुसूची में है? तो जो हमारी 10वीं अनुसूची है इसमें दल बदल संबंधी उपबंध दिए गए हैं, दल बदल संबंधी कानून दिए गए हैं और 10वीं अनुसूची जो जोड़ी गई वो 52वें संविधान संशोधन 1985 के द्वारा जोड़ी गई थी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अपना अगला प्रश्न इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं, पंचायतों से संबंधित विषय किस अनुसूची में है? तो पंचायतों यानी ग्राम पंचायतों से संबंधित विषय जो है वो हमारी 11वीं अनुसूची में है और 11वीं अनुसूची जोड़ी गई 73वें संविधान संशोधन के द्वारा, जिसमें ग्राम पंचायतों का उल्लेख है। चलिए
नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं और देखते हैं अपना आज का 19वां सवाल। देखिए, नगर पालिकाओं से संबंधित विषय किस अनुसूची में है? वो 11वीं में ग्राम पंचायतों से संबंधित विषय हैं और 12वीं अनुसूची जो हमारी है उसमें नगर पंचायतों से संबंधित विषय दिए गए हैं और ये जोड़ा गया 74वें संविधान संशोधन के द्वारा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं और देखते हैं हम अपना अगला प्रश्न। देखिए, 8वीं अनुसूची में वर्तमान में कितनी भाषाएं? अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था, आपको कमेंट करना चाहिए इस पे कि हमारी जो 8वीं अनुसूची है उसमें जो मान्यता प्राप्त भाषाएं हैं जिनका उल्लेख है वो कितनी है वर्तमान में? तो देखिए वो हैं 22। ठीक है, 22 भाषाएं, मान्यता प्राप्त भाषाएं इसमें दर्ज हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं और अपना अगला महत्वपूर्ण प्रश्न, प्रस्तावना में लोकतंत्रात्मक शब्द किसका प्रतीक है? ठीक है, जो लोकतंत्र, लोक मतलब जनता, पीपल, ठीक है, और लोगों द्वारा निर्मित जो तंत्र है उसको लोकतंत्र कहते हैं, यानी जनता का शासन। ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं और अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न जो है हमारा, समानता का क्या अर्थ है? समानता का अर्थ है सभी को समान अधिकार। जब सबको समान अधिकार मिलेंगे तो इसी को हम समानता बोलेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं और देखते हैं हम अपना अगला प्रश्न। संविधान की प्रस्तावना को किसने संविधान की आत्मा कहा है? देखिए ये बढ़िया प्रश्न है और इसका जो उत्तर है वो याद कर लीजिएगा, कभी भी आपसे पूछा जा सकता है। ठाकुर दास भार्गव जो हैं उन्होंने संविधान की आत्मा कहा है प्रस्तावना को। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं और अगले प्रश्न की ओर हम बढ़ते हैं धीरे धीरे। देखिए अगला जो हमारा प्रश्न है, संविधान की प्रस्तावना को संविधान का हिस्सा किस केस में माना गया? देखिए एक मुकदमा हुआ था, यहाँ 4 मुकदमे हैं ऑप्शन में। गोलकनाथ केस, केशवानंद भारती केस, मिनर्वा मिल्स केस और शंकरी प्रसाद केस है। ये यहाँ शंकर प्रसाद लिखा हुआ है, ध्यान रखिएगा। तो संविधान की प्रस्तावना को संविधान का हिस्सा माना गया किस केस में? तो ये एक मुकदमा ऐसा था जिसका नाम था केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य का मुकदमा। ठीक है, और इसमें जो निर्णय आया था उसमें ये कहा गया कि प्रस्तावना संविधान का अंग है और इसमें संशोधन किया जा सकता है, किंतु इसकी मूल भावना से छेड़छाड़ नहीं की जा सकती। ध्यान रखिएगा, तो यहाँ कहा गया प्रस्तावना संविधान का अंग है। ठीक, तो इसलिए उत्तर बी बिल्कुल करेक्ट है, ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट है, केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य का मुकदमा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को हम ध्यान से देख लेते हैं, जो आज का अंतिम प्रश्न है। संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न का क्या अर्थ है? ठीक है, ऑप्शन ध्यान से देखिएगा और इसमें जो सही उत्तर है वो ये है कि भारत किसी अन्य देश के अधीन नहीं है, यानी भारत के निर्णयों में किसी अन्य देश का कोई प्रभाव नहीं होगा। इसी को कहते हैं संप्रभुता या संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न। ठीक है, तो ये आज के हमारे महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, इसको बार बार देखिएगा, अंतिम तक देखिएगा और अगर आपको पसंद आया हो तो एक बार लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा जिससे आपको नियमित नोटिफिकेशन मिल सके। धन्यवाद, जय हिंद साथियों।